हर्षित हैं कि आज हम पंजाब के बहुत ही ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर होशियारपुर में हैं, जो शिवालिक की पहाड़ियों के साए में आबाद है। होशियारपुर को पंजाब का बहुत ही पढ़े लिखों का शहर माना जाता है। यहाँ के आमों के बाग, सूफी संत और प्रतिष्ठित साहित्यकारों की पृष्ठभूमि हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है। विश्वविख्यात प्राचीन वैदिक संस्थान, जिसे साधु आश्रम के नाम से जाना जाता है, आज उसके सुगंधित प्रांगण में खड़े हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें साहित्यकार डॉक्टर धर्मपाल साहिल जी से साक्षात्कार करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपने उपन्यास, कहानियों, कविताओं से समृद्ध किया है। आज हम साधु आश्रम की सरजमी पर खड़े हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर धर्मपाल साहिल जी से ये पूछना चाहूँगी कि इस पंचवटी का क्या महत्व है? ऐसा है कि ये जो साधु आश्रम है, आज़ादी से पहले यहाँ जंगल हुआ करता था। अच्छा जी। और इस जंगल में कुछ साधुओं की कुटियाएँ थी यहाँ। ओके। और जब आज़ाद हुआ हमारा देश, हाँ जी। तो लाहौर में बहुत बड़ा पुस्तकालय था। तो क्योंकि आज़ादी के बाद जब तबादला आबादी हुई, तो उस समय उस पुस्तकालय को स्थापित करने के लिए होशियारपुर में जगह मिली। अच्छा जी। जगह भी कैसे मिली कि यहाँ एक ट्रस्टी थे धनी राम भल्ला, बजवाड़ा अच्छा के जी। रहने वाले। ये सारी जगह उनकी थी। अच्छा जी। तो उन्होंने कुछ जो साधु यहाँ रहते थे उनको ये जगह दी हुई थी रहने के लिए। तो उन्होंने साधुओं से कहा कि भाई हम वहाँ से खजाना ला रहे हैं, लगभग 1 लाख किताबों का। अच्छा तो जी। हमें तो जगह नहीं है रखने के लिए। तो साधुओं ने कहा कि आप हमारी कुटिया में अपना पुस्तकें रखिए यहाँ लाकर। ओके। और साधु अलग जगह चले गए। अच्छा जी। तो ये क्योंकि जगह साधुओं के रहने के कारण ये मशहूर थी, ये साधु आश्रम करके जानी जाती थी। तो शुरुआत में वहाँ से जितना भी पुस्तकालय पुस्तकें आई, वहाँ से वो पुस्तकें ऐसी थी कि दुर्लभ पुस्तकें थी, और वो खजाना है हिंदुस्तान का। अच्छा जी। संस्कृत और हिंदी का खजाना है। तो वो यहाँ स्थापित किया गया। उसके बाद धनीराम भल्ला जी ने ये जो सारी जगह थी, जो ट्रस्ट बनी फिर यहाँ पर पुस्तकालय के लिए, तो उसको दान कर दी। अच्छा जी। और जो आप गेट में एंट्री करेंगे बाहर से, हाँ तो जी। बाहर दीवार पे धनीराम भल्ला ट्रस्ट बहुत अच्छा बड़ी जी। दीवार लिखा हुआ है वहाँ पर बाहर। हाँ जी। तो फिर ये जब इसकी स्थापना हुई, तो गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया जो है, उसने यहाँ इनको मदद दी, जो आर्थिक सहायता दी। और उसके बाद ये सारी बिल्डिंग यहाँ बनी। और उसकी बिल्डिंग के बीच में ये एक फैसला लिया गया कि इस संस्था को, जो ये VVRI जिसको बोलते हैं, विश्वेश्वरानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसको चलाने वाली जो महान 5 विभूतियाँ थी, उनके नाम पर एक ये पंचवटी स्थापित की गई। अच्छा जी। तो इसमें एक पीपल है, पीपल का पेड़ है, वो महात्मा हंसराज जी से जुड़ा हुआ है। दूसरा बिल्व है, जो बिल्व पत्र जो हम चढ़ाते हैं शिव जी के शिवलिंग पर, तो वो स्वामी सर्वदानंद जो हैं, उनके नाम पर एक वृक्ष लगा हुआ है यहाँ पर। और तीसरा इसमें है बरगद का पेड़। अच्छा जी। जो बरगद का पेड़ है, ये जो बरगद का पेड़ है, ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज जो इस संस्था के साथ जुड़े हुए थे, उनकी याद में लगाया गया। अच्छा जी। और एक दूसरी साइड में आम का पेड़ है। अच्छा जी। वो आम का पेड़ पंडित राजाराम जो हैं, उनकी याद में लगाया गया। और एक मौलश्री है यहाँ पर, मौलश्री का पेड़। हाँ, अच्छा वो जी। मौलश्री का पेड़ जो है, वो सत्यदेव जो महाराज थे, इस ट्रस्ट के सदस्य थे, जो शुरुआत में जिन्होंने सारी स्थापना की है। तो उन 5 महान विभूतियों के नाम पर ये 5 वृक्ष अलग अलग लगाए गए। अच्छा और जी। ये फिर एक यहाँ स्थान बड़ा खूबसूरत बनाया गया कि इसका नाम पंचवटी रखा गया। अच्छा जी। ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। आप एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आपने कई विधाओं में लेखन किया है। आपकी दृष्टि में साहित्य सृजन प्रक्रिया क्या है? मेरी सोच के अनुसार जो साहित्य सृजन है, वास्तव में ये किसी भी व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति है। हाँ जी। डॉक्टर त्रिलोक तुलसी जो इसी साधु आश्रम में जो विश्व ज्योति पत्रिका प्रकाशित होती है, हाँ जी। उसके वो संपादक रहे हैं। तो उनकी पुस्तक है मन, परिवेश और साहित्य। हाँ जी। तो उन्होंने ये बात बड़ी स्पष्ट लिखी है कि
दरअसल जहाँ व्यक्ति पैदा होता है, सबसे पहले उसे घरेलू वातावरण मिलता है, फिर हाँ उसको जी। सामाजिक वातावरण मिलता है, फिर वो जहाँ शिक्षा प्राप्त करता है या जहाँ व्यवसाय में जाता है, तो इस तरह उसको जो अलग अलग परिवेश प्राप्त होते हैं, उन परिवेशों का प्रभाव उसके हृदय पर पड़ता है, उसके मन पर पड़ता है। और जो व्यक्ति संवेदनशील है, आम व्यक्तियों से ज़्यादा संवेदनशील है, भावुक है, जो समाज में जो भी कुछ घट रहा है उसको वो ज़्यादा महसूस करता है, तो फिर वो उस प्रभाव जो उसने मन में ग्रहण किया उसकी अभिव्यक्ति करता है। हाँ जी। और वो अभिव्यक्ति कविता के रूप में हो सकती है, कहानी के रूप में हो सकती है, उपन्यास के रूप में, निबंध, या जो अलग अलग इसकी विधाएं हैं उन रूपों में हो सकती है। हाँ दूसरी बात है कि सृजन को मैं ये समझता हूँ कि जो हम लोग साहिर लुधियानवी की दो पंक्तियाँ बड़ी इस मौके पर आपको मैं कहना चाहूँगा हाँ जी। कि दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो दिया है हमें, दुनिया ने हवादिस और तजर्बात की शक्ल में जो दिया है हमें, हाँ जी। उसी को लौटा रहा हूँ मैं। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। तो असल में हम लोग जो ग्रहण करते हैं उसी को लौटाते हैं। सिर्फ ये है कि जो हमें मिलता है वो रॉ मटेरियल है, हाँ वो जी। कच्चा सामग्री है। हाँ जी। फिर हम उसको परिमार्जित करके, संशोधित करके, एक विशेष विधा में डाल के फिर उसको हम पाठकों और लोगों के सामने रखते हैं। तो ये एक सृजन प्रक्रिया जो है, ये मैं इसको ये समझता हूँ। सर, आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। इन दिनों आप शहर में रहते हैं, परंतु आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। आपकी लेखनी में उसी संस्कृति की झलक अधिक नजर आती है, जी अर्थात आंचलिकता का प्रभाव अधिक नजर आता है। जी। क्या आपको लेखक बनाने में उस परिवेश का भी कुछ प्रभाव रहा है? आप क्या मानते हैं? हालांकि जी ऐसा है कि मेरा जन्म जिला होशियारपुर के कंडी क्षेत्र के एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव में हुआ था। हाँ जी। मेरा बचपन गांव में ही बीता है। अच्छा जी। 5वीं कक्षा तक मैं अपने गांव में ही पढ़ा हूँ। हाँ जी। आज से 60-70 साल पहले वो गांव, ना वहाँ कोई बिजली थी, ना पानी की सप्लाई होती थी, ना सड़कें थी, ना वहाँ डिस्पेंसरी थी। यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं एक लोगों के लिए चाहिए, वो उनसे वंचित था वो क्षेत्र। अच्छा जी। मैंने बचपन में उस संस्कृति की, वहाँ की जो समस्याएं, संस्कृति, सभ्याचार और जो उन लोगों का रहन सहन देखा, महसूस किया, वो आज भी मेरे अंदर पड़ा हुआ है। समाहित है। और जब मैं अपने उपन्यास, खास करके जो मेरा मचान उपन्यास है, डांडी उपन्यास है, कोंकणी उपन्यास है, हाँ जी। तो ये कुछ उपन्यास हैं जिनमें उस ग्रामीण कंडी क्षेत्र जो है, हाँ जी। उसकी सारी की सारी कल्चर, उनकी समस्याएं, उनकी जो संस्कृति है, वो उसमें उभर के आई है। हाँ जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा भारत है, असल में पंजाब ही नहीं, वो गाँवों में बसता है। हाँ जी। अगर हम गाँवों की बात नहीं करेंगे अपनी कहानियों या अपने उपन्यासों में, तो वो हमारे उपन्यास या हमारा जो लेखन है वो अधूरा है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इस चीज़ ने मुझे प्रभावित किया है। जी। आपके पास साहित्य का बहुत अनुभव है। आपने साहित्य में उतार चढ़ाव देखे हैं। समय समय पर साहित्य में बहुत से बदलाव हुए हैं। पहले के लेखकों के मुकाबले में आधुनिक लेखकों के सामने क्या कुछ अलग चुनौतियां हैं? हाँ, बिल्कुल चुनौतियाँ तो हैं, और लेखक जो है उसका काम ही चुनौतियों का सामना करना है हाँ जी, अपनी कलम बिल्कुल। के माध्यम से। जी जी। मेरा ये मानना है कि जब समय बदलता है, जी सदी बदलती हैं, तो उसके साथ साथ बहुत कुछ बदलता है। जी। बहुत कुछ से मेरा मतलब है कि जो हमारी संस्कृति है जी उसमें सबसे बड़ा बदलाव आता है। जी। जी तो हमारी कोई भी साहित्यिक रचना है, किसी भी विधा में हम लिखते हैं, तो वो उस वक्त की, उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उसका वो आईना है, जी। उसका वो अक्स है, उसमें झलकता है। और लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस वक्त में वो रह रहा है, हाँ जी। उस वक्त में जो चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, वो परिवर्तन सोशल भी हैं, सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, उनके घरेलू परिवर्तन, पारिवारिक परिवर्तन भी हैं, सभी तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। वो किस उसको दृष्टि से पकड़ पाता है, नज़रिया बहुत ज़रूरी है, किस नज़रिए से पकड़ पाता है, और उनको अपनी कविताओं में या अपनी रचनाओं में, कहानियों में उसको कैसे अभिव्यक्त कर पाता है। अब
यहाँ मैं एक उदाहरण देनी चाहूँगा कि हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग 60 साल गुजार चुके हैं ज़िंदगी के, तो हमसे पहले 2 पीढ़ियाँ और तैयार हो गई हैं। हाँ जी। जो दौर हमने 60 साल पहले देखा था वो हमारी नई पीढ़ियों ने नहीं देखा। जी हमारी रचनाओं में, हमारी कहानियों, उपन्यासों में वो 60 साल का गुजरा हुआ समय जो है वो बार बार उसमें प्रतिबिंबित होता है। जी जी जो हमसे पहले वाली पीढ़ी, अब जो आने वाली पीढ़ियां हैं या उनसे आगे वाली पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ियों ने वो दौर नहीं देखा। जी दरअसल क्या है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जी वो जिस दौर से अब गुजर रही है, जी जितनी बेहतर ढंग से वो उसने उसको महसूस किया है, जिसको समझा है या अपने आप को एडजस्ट किया इस माहौल के मुताबिक, शायद हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। हाँ जी तो हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें सिर्फ हमारी उम्र का ही गैप नहीं है, पीढ़ी अंतर ही वो नहीं है, हमारे साहित्य में भी एक अंतर आ रहा है। हाँ जी और बिल्कुल। ये जो सवाल बार बार उठता है कि जो नई पीढ़ी है वो साहित्य से दूर हो रही है, हमारा साहित्य नहीं पढ़ रही है, पाठक नहीं मिल रहे हैं, तो मैं निजी तौर पर ये समझता हूँ कि उसको अपने समय का सच हम दे ही नहीं पा रहे हैं। हाँ जी जिस समय से वो गुजर रहे हैं, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, वो दौर क्या है? डिजिटलाइजेशन का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का हाँ दौर जी है इस समय। और उसमें हमारे मानवीय रिश्ते बदल चुके हैं, उनके उनके अर्थ बदल चुके हैं, भावनाएं बदल गई हैं, एक दूसरे से जो हमारे संबंध हैं वो बदल चुके हैं। और एक उन्होंने नया नज़रिया पैदा किया है हाँ जी हाँ जी एक दूसरे को समझने का, तो शायद हम लोग उनकी दृष्टि से वो नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ जी ये एक बिल्कुल। चुनौती है हम लोगों के लिए खास करके, हाँ कि हम जी उसको कैसे समझ पाएंगे और कैसे अपनी रचनाओं में लेके आएंगे। एक और जी चुनौती है, वो दूसरी चुनौती है कि सोशल मीडिया में एक हमें बड़ा मंच मिल गया। अब जिसमें भी थोड़ी सी भी रुचि है लिखने की, तो वो किसी अपने गुरु, किसी अपने वरिष्ठ साहित्यकार से कोई मिले बगैर, संपर्क किए बगैर, उनसे कुछ सीखे बगैर वो जो लिखता है वो अपने सोशल मीडिया में डाल देता है। हाँ और जी वो सोच रहा है कि मैं कवि बन गया, मैं कहानीकार बन गया। जी तो जो गुरु शिष्य परंपरा थी जिससे हम लोग सीखते आते थे वो ख़त्म हो रही है इस समय। हाँ जी और फिर वो कह रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये देखो दोनों पक्ष हैं, नकारात्मक भी सकारात्मक, जिनमें रुचियां हैं साहित्य की वो उभर भी रही हैं, जी लेकिन वो उनका जो उनके अंदर उनकी रचनाओं में जिस ढंग से संशोधन होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। हाँ जी तो वो पीढ़ी भी जो है वो एक किताबों को पढ़ने की बजाय सोशल मीडिया में जो आ रहा है उसी को पढ़ना पसंद कर रही है, जी रुक को जी। जा रही है। ये भी एक लेखकों के लिए चुनौती है। सर आपके पास पंक्तियों में शब्द संयोजन की दुर्लभ विशिष्टता है जो वर्तमान परिदृश्य में सभी सुधीजनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जी। आप इसका श्रेय क्या अपने लेखन की निरंतरता को देते हैं? मैं पलक जी आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैंने पंजाबी तो 5वीं कक्षा तक पढ़ी जी और हिंदी मैंने सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ी। अच्छा जी उसके बाद मेरा साइंस विषय रहा, जी सारी उम्र केमिस्ट्री पढ़ाई, जी साइंस का विद्यार्थी और साइंस का अध्यापक रहा हूँ। जी जो शब्द चयन की बात है ये मैंने पुस्तकें पढ़ पढ़ के सीखा है। जी मेरी अभी भी ये आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ जी और उसके मुकाबले कम लिखता हूँ। कम लिखते हैं। और किसी विद्वान का ये कथन भी है कि एक अच्छा वक्ता बनना है तो पहले अच्छा श्रोता बनो, जी और एक अच्छा लेखक बनना है तो जी पहले अच्छे पाठक बनो। जी जी बिल्कुल। मेरी निरंतर कोशिश है कि मैं अच्छा पाठक बनूं। जी तो ये शब्द चयन या कुछ तो हमारी अपनी अंदर की मौलिकता होती है, हम किसी की शैली की नकल नहीं कर सकते। जी जी प्रेमचंद है, साहिल साहिल है, जी जी सारे अलग अलग हैं। जी तो लेकिन जो ये शब्दों की, इसमें मुझे जो ग्रामीण आंचलिकता के शब्द मिले हैं, मेरे लिए खजाना है जो आम लेखकों के पास नहीं है। जी जी ये चीज़ें जब मेरे कहानियों प्रयासों के माध्यम से आई जी तो पंजाबी यूनिवर्सिटी का मुझे उनका एक प्रोजेक्ट मिला कि भाई आप कंडी का जो ग्रामीण आंचलिकता की बोली है उसका एक शब्दकोश तैयार करें। जी तो उन्होंने उसका नोटिस लिया था मेरे उपन्यासों का, हाँ जी और वो मैंने एक शब्दकोश तैयार करके दिया उन्हें। तो जी इस तरह ये वहाँ के लोकगीत, वहाँ की जो लोक नाच हैं, लोक नृत्य हैं, लोक खेलें हैं, जी जो वहाँ के लोक काम धंधे हैं, उन सब से जुड़ा हुआ जितना भी शब्द भंडार है वो जी मेरे जी पास है, वहीं से मिला है मुझे वो। जी तो ये मैं समझता हूँ कि आपको, और ये भी कहा जाता है ना कि
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत जड़मति जान, होत रसरी आवत जावत ते शिल्प शिल्प परत निशान। पड़त तो हम निशान। जितना लगातार लिखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो ये अभ्यास से बहुत कुछ आ जाता है। जी बहुत जी कुछ हम, मेरे परिवार में कोई लेखक नहीं था, जी मेरे परिवार की कोई साहित्यक पृष्ठभूमि नहीं है। जी अगर मैं कुछ ये सीख पाया हूँ तो ये किताबें ही मेरी गुरु हैं। उनसे, उनको पढ़ पढ़ के ही मैं सीख पाया हूँ, जी। वहीं से सारा कुछ मिला है ये। जी जी। आपने बहुत ही पुस्तकों की समीक्षाएं भी की हैं। जी इस समय जो आधुनिक साहित्य रचा जा रहा है, जी। क्या ये साहित्य सार्थक दिशा में जा रहा है? हाँ, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ और मेरी एक रुचि है कि हर पुस्तक पढ़ने के बाद में पाठक को, लेखक को पाठक प्रतिक्रिया ज़रूर भेजता हूँ। हाँ जी धीरे धीरे मेरी ये आदत पुस्तकों की समीक्षाओं में बदल गई। हाँ जी बहुत सारी अखबारों ने, पत्रिकाओं ने मुझे अपने पैनल में ले लिया, हाँ जी तो लगातार पुस्तकें पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिलता रहता है। जी जहाँ तक सार्थक दिशा की बात है, मैं इस बात के साथ पूरी तरह सहमत हूँ। जी जो हमारे से नई पीढ़ी आ रही है, जी जब उनका मैं साहित्य पढ़ता हूँ, तो वो बिल्कुल इस मौजूदा दौर को, जो उसकी जो बारीकियाँ हैं, सूक्ष्मताएँ हैं, जिन्हें शायद हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं पकड़ पा रहे, जी। वो पकड़ रहे हैं। समय समय पर आपको बहुत सी संस्थाओं ने सम्मानित किया है। आपका जो साहित्यिक सफर रहा है, आप क्या महसूस करते हैं? क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, साहित्य ही नहीं, कला की कोई मंजिल नहीं होती। जी इसमें तो बस यात्रा ही यात्रा है। जी जी मील पत्थर आते हैं हाँ जी और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इस साहित्यिक सफ़र में साहित्य या किसी भी विधा को मैंने इसलिए नहीं चुना कि मैंने कोई पुरस्कार या सम्मान लेने हैं। जी जी मेरी रचनाओं को पाठकों ने पसंद किया, समीक्षकों ने पसंद किया, या जो समीक्षक मंडल रहे होंगे जिन्होंने इस काबिल समझा कि इसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाए या इसकी पुस्तक को भाषा विभाग का सर्वोत्तम पुस्तक पुरस्कार मिले, तो ये उनका, मैं समझता हूँ कि हमारा काम सिर्फ लिखना है। जी मैं गीता में श्री कृष्ण के इस वाक्य पर हमेशा अमल करता आया हूँ कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जी जी तो बिल्कुल। मैंने अपने कर्म के प्रति अपने आप को निष्ठावान रखा है। साहित्य मेरे लिए साधना है, साधन नहीं है। तो साधना में हम लगे हुए हैं। जी पुरस्कार मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है, ये लगता है कि हमारी रचना को पहचान मिली है, हमें जी पहचान मिली है, जी और उत्साह बनता है कि भी और काम करें, और अच्छा काम करें। लेकिन अभी ये लगता है कि अच्छा लिखना बाकी है। जी जी जिसको अभी लिखना है वो अभी मैं लिख नहीं पाया, और अभी वो उसके लिखा लिए नहीं गया। वो अभी लिखा नहीं गया। जी और इस समय मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे लिखना ज़रूरी नहीं है, मुझे ये ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं लिखना है, जी जो लिख रहा हूँ उसमें क्या नहीं शामिल करना हाँ है, जी वो मेरे लिए ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट हो महत्वपूर्ण है गया है, आपके ज़्यादा लिए। महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस तरह चल रहा है एक सफ़र। और मुझे बशीर बदर की पंक्तियाँ हमेशा उत्साहित करती हैं कि जब से चला हूँ मंजिल पे नज़र है, मैंने रास्ते में मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह जी वाह। तो बहुत लेखक खूब। हो, साहित्यकार हो, उसको सचमुच कांटों की सेज पर ही सोना पड़ता है, लेटना पड़ता है, चलना पड़ता है। जी तो ये आसान नहीं है रास्ता। जी जो कई नई पीढ़ी वाले इसको शॉर्टकट समझ लेते हैं सफलता को, जी ऐसे जी शॉर्टकट सफलता नहीं मिलती। जी जी बहुत यही ही मेरा विचार खूबसूरत है। जवाब दिया आपने। हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए जो सरकारी और सामाजिक संस्थाएं प्रयास कर रही हैं, क्या उनके प्रयास पर्याप्त हैं या कुछ अन्य प्रयास करने की ज़रूरत है? इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक तो मैं पंजाब की बात करूँ, जी पंजाब में विशेष तौर पर जो हिंदी साहित्य की जो प्रमोशन होनी चाहिए जी सरकारी संस्थाओं के द्वारा, जी वो बड़ी नाम मात्र की है। जी जी हमारा जो यहाँ का साहित्य विभाग है, भाषा विभाग जिसको कह लें, वो पुस्तकों की प्रकाशन की अनुदान राशि जो जारी करता था, जी पुस्तकों के जो पुरस्कार दे के उत्साहित करना लेखकों को, जी या बड़े पुरस्कार देना, जी यहाँ तक कि अभी हाल में 1 नवंबर से
30 नवंबर तक जो पंजाबी माह मनाया जाएगा, जी उनका डे पर डे उन्होंने दिन प्रतिदिन का प्रोग्राम उन्होंने अखबारों में दे दिया। जी तो पूरा महीना चलेंगे। जी लेकिन पिछला पखवाड़ा सितंबर में हिंदी पखवाड़ा था 15 हाँ दिन जी के लिए, कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं हमारे पास आए। जी जी तो मैं नहीं समझता कि सरकारी तौर पर कोई ज़्यादा उत्साहित किया जा रहा है हमारी हिंदी को। जी जहाँ तक गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं भी क्या हैं, वो बेचारे कुछ जो साहित्य प्रेमी लेखक लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई हुई हैं और आसपास से कुछ आर्थिक सहायता लेते हैं और वो छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं, जी एक दूसरे को थोड़ा प्रमोट कर लेते हैं। किताबें उस प्रकाशित हुई, उसका विमोचन करा दिया, उस पर विचार चर्चा करवा दी। तो ये बहुत छोटे कम स्तर पर हो पा रहा है, जी विशेषकर पंजाब में। जी हमारे साथ ही चंडीगढ़ है, हिमाचल है, हरियाणा है, वहाँ तो बहुत से काम हो रहा है हिंदी में और वहाँ की सरकारी संस्थाएं भी बहुत उनको उत्साहित कर रही हैं, जी बहुत मदद दे रही हैं, बहुत सारे पुरस्कार रखे हुए हैं। हमारे पंजाब में जितने पंजाबी के लिए लगभग 2 दर्जन के पुरस्कार होंगे, हिंदी में तो ले देकर 5-6 पुरस्कार हैं। हाँ जी तो हिंदी भाषा के साथ ही एक जो है वो अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है, मैं ये समझता हूँ। जी जबकि जिस जगह पर हम खड़े हैं, जहाँ हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, साधु जी आश्रम में, इस साधु आश्रम में पूरी दुनिया से, विश्व भर से लोग यहाँ हमारे संस्कृत साहित्य को, पुरातन हिंदी साहित्य को पढ़ने आते हैं, रिसर्च करने आते हैं। हाँ जी ये एक ऐसा सेंटर है, केंद्र है यहाँ, लेकिन यहाँ भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। जी ये कैसा संस्थान है? ये तो अपने बलबूते पर चला हुआ ही है। जी जी तो कुल मिलाकर पंजाब में जो हिंदी को उत्साहित करने की और कोई जो यहाँ मैं महसूस करता हूँ कि वो कोई अच्छा माहौल नहीं है, यहाँ जी नहीं उत्साहित करा जा रहा है। और एक बात और, ये बात मैं तो दूरदर्शन पर भी कहा आया था और दूसरे चैनलों में भी कही है कि हमारे स्कूलों में, खास करके सरकारी स्कूलों में जहाँ पंजाबी माध्यम है, पंजाबी के तो 7-7, 8-8 पीरियड होते हैं एक हफ्ते में, हाँ जी हिंदी के उन्होंने घटा के 4-4 पीरियड कर दिए हैं जी एक हफ्ते में। और उसके साथ एक उन्होंने स्कीम जारी की हुई है, चालू की है, उसका नाम है NSQF। वो ओके एक प्रोफेशनल कोर्स कराने वाली स्कीम है। तो आप फलक जी हैरान होंगे, आपके पता नहीं नोटिस में है कि नहीं है, कि अगर वो 9th क्लास से शुरू होती है, 9वीं क्लास से, जी तो 9वीं क्लास के जो मान लो 50 बच्चे हैं, जी तो जी 25 बच्चे हिंदी छोड़ेंगे, 25 बच्चे जो हैं वो सोशल स्टडी छोड़ेंगे जी या दूसरा सब्जेक्ट छोड़ेंगे। तो उन्होंने हिंदी भाषा को वहीं उसके साथ न्याय शुरू कर दिया कि जी जब किसी कक्षा के 25 बच्चे 50% बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं हिंदी, जी तो जी वहाँ अध्यापक और आगे बच्चे जो 11वीं 12वीं में आने हैं, कॉलेज में आएंगे, रिसर्च करेंगे, वो कहाँ से आएंगे? जी जी तो ये निचले स्तर पर ही एक हिंदी के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है। प्रोत्साहन तो क्या मिल रहा है यहाँ पर? जी तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं इसको जो वैकल्पिक विषय ना बना दें, और जी बल्कि जब एक हमारे शिक्षा मंत्री मैडम रहे हैं, जिनका नाम भूल रहा है, तो उन्होंने तो आदेश भी जारी कर दिए थे, हिंदी को उन्होंने वैकल्पिक भाषा बना दिया था पंजाब में। जी वो तो उसका एकदम विरोध हुआ, तो रातों रात उन्होंने वो चिट्ठी वापस ले ली। हाँ जी तो हिंदी के साथ तो मैं नहीं समझता कि पंजाब में खास करके कोई न्याय हो पा रहा है। जी जी जैसा कि पंजाब अहिंदी भाषा का क्षेत्र है, वर्तमान में पंजाब में जो हिंदी साहित्य रचा जा रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या भावी पीढ़ी हिंदी साहित्य के प्रति लगाव रख रही है? क्या भावी पीढ़ी हिंदी साहित्य से दूर तो नहीं होती जा रही है? आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि ये हम पहले भी बातचीत में ये जिक्र आ चुका है इस बात का जी कि फिर हम जो अपनी बातचीत को केंद्रित तो रखते हैं पंजाब, जी कि जी हम लोग पंजाब में बैठ कर काम कर रहे हैं, पंजाब में ही आप काम कर रहे हैं। जी तो पंजाब के माहौल के बारे में तो मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है। जी जी जो बच्चा या आने वाली पीढ़ी जी भाषा से ही वंचित हो जाएगी, तो वो साहित्य कैसे पढ़ेगी? जी जी क्योंकि भाषा ही तो अभिव्यक्ति का साधन है, विचार विमर्श करने का साधन है, लिखने का साधन है, पढ़ने का साधन है। जी तो सबसे पहला खतरा तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में हिंदी भाषा पर यही मंडरा रहा है कि उसका अस्तित्व का खतरा पड़ रहा है यहाँ, जी जो जिस तरह का माहौल है यहाँ। जी तो वो नई पीढ़ी अगर चाहेगी भी तो जी। उसको वो माहौल कैसे मिलेगा? जी जो हमारे बच्चे होते हैं, जो जिन स्कूलों से पढ़ के आते हैं, क्योंकि भाषा तो उन्होंने सबसे पहले माँ बोली तो अपने माँ से सीख लेनी है, परिवार से सीख लेनी है। जी हिंदी या हिंदी भाषी है तो हिंदी उसने स्कूल से सीखनी है। जी तो
मैं क्योंकि शिक्षा विभाग में रहा हूँ, जी तो ये बात मैं अक्सर स्पष्ट तौर पर अध्यापकों से भी कहता रहा हूँ और मैं यहाँ भी आपके मंच से भी कहने जा रहा हूँ कि हमारे हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक हिंदी को भी पंजाबी में पढ़ाते हैं। जी उनके जो उच्चारण हैं शब्दों के वो हाँ शुद्ध जी है ही नहीं है। हाँ जी जो शब्दों के में जो मात्राएं हैं उनको ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ जी तो बच्चा तो वो हिंदी सही सीख ही नहीं पाएगा। जिसको सही स्कूलों में सही ढंग से हिंदी पढ़ाई नहीं गई, हाँ जी उसको भाषा का ज्ञान ही नहीं है। हाँ जी उसको ना तो सही उच्चारण आता है, ना व्याकरण का पता है। जी तो वो क्या करता है कि जब उसको हिंदी की किताब को वो गुरेज करता है पढ़ने से। जी जी यहाँ तक कि मैंने आम देखा है कि जो लोग जो भाषा नहीं जानते उससे नफरत करने लगते हैं। हाँ जी ये भी एक स्थिति है। जी जी असल कारण ये होता है कि उन्हें उस भाषा का ज्ञान नहीं है। जी जी तो ऐसे माहौल में भावी पीढ़ी अगर चाहती भी है हिंदी पढ़ना, हिंदी सीखना, तो उसके लिए एक चुनौती है इस बच्चों के लिए। आपकी राय में उपन्यास के पात्र उसकी मूल संवेदना को अभिव्यक्त कर पाने में सफल हुए हैं? उपन्यास के जो कथा तत्व होते हैं उन्हें आप कितना महत्व देते हैं? देखिए फलक जी, विधा कोई भी हो, चाहे उपन्यास है, चाहे कहानी है, चाहे लघु कथा है, जी अगर हम उसके तत्वों को ध्यान में नहीं रखेंगे जी तो वो उस विधा में सम्मिलित ही नहीं हो पाएगा। जी उसको समीक्षक क्या पाठक भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जी जी जहाँ तक मैं अपने जो लेखन की उपन्यास तक आने की बात है वो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी लेखन की शुरुआत लघु कथा से हुई जी जी और लघु कथा में मेरी संतुष्टि नहीं हुई, फिर मैं कहानी पे आया। जी कहानी पे भी लगा भी मेरी बात पूरी मैं कह नहीं पा रहा हूँ, जी तो मुझे बड़ा कैनवस चाहिए। तो बड़ा कैनवस तो उपन्यास है। जी जब उपन्यास में आया तो मैंने उससे पहले क्लासिकल जो उपन्यास थे दुनिया के जी जी 15-20 उपन्यासों को पढ़ा। जी वो इसलिए नहीं कि मैंने उनकी कोई नकल करनी थी, कि वे उपन्यास विधा में वो अगर क्लासिकल हैं तो क्यों हैं, जी ऐसी जी क्या उनमें खूबियाँ हैं, कौन से तत्व प्रधान है जिस कारण उनको इतना पसंद किया गया दुनिया में। दरअसल वही मेरे गुरु बने वो उपन्यास जो हैं। जी क्लासिकल विश्व में तो हमारे चाहे मुंशी प्रेमचंद जी उसी में शामिल हैं, चाहे लियो टॉल्स्टॉय हैं या जिन गोर्की हैं, जितने भी बड़े बड़े लेखक हैं हिंदुस्तान के भी लेखक उनमें शामिल है। टैगोर को भी पढ़ा, विमल चंद्र को पढ़ा, शरद चंद्र को पढ़ा, इन सभी को पढ़ा। तो इनको पढ़ने के बाद में जब मैंने उपन्यास लिखने की कोशिश की जी तो मेरे को एक विलक्षण सा तजर्बा हुआ, इसमें अनुभव हुआ। वो ये हुआ कि हम लोग लिखने से पहले, उपन्यास लिखने से पहले, जैसे एक रिसर्च करने वाला व्यक्ति थीसिस तैयार करता, सिनॉप्सिस तैयार करता है, एक उसका सांचा तैयार करता है कि भाई मैंने ये स्टेप बाई ये चीज़ें लिखनी है, यहाँ अंत होगा। तो वो हम लोग एक पूरा सिनॉप्सिस बना देते हैं उपन्यास लिखने से पहले। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई कैसे लिखता है मुझे नहीं पता। जी अब उसमें पात्र चयन भी है, कथानक तो है ही है, कहानी है ही है, उसमें सपोर्टिंग स्टोरी कौन कौन सी आएंगी, जो सहायक कथाएं होंगी, जिससे जो मुख्य पात्र का जो मेन चरित्र है वो बिल्डअप होके उभरेगा सामने। उसमें जो जिसको हम विलन शब्द कहते हैं, खलनायक, क्योंकि किसी भी रचना में अगर उसका विरोधी तत्व सशक्त नहीं होगा, रामायण में अगर रावण सशक्त नहीं है तो राम की बात उतनी नहीं हो पानी थी। अगर महाभारत में जो कौरवों का पक्ष इतना स्ट्रॉन्ग ना होता, नकारात्मक दृष्टि से सही, तो पांडवों की इतनी चढ़त नहीं होनी थी। तो दोनों पक्ष बहुत ज़रूरी है, इन सभी तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है। कहाँ क्लाइमैक्स आएगा, कहाँ उसको कोलैप्स यानी ख़त्म करना है हमने। लेकिन जो विलक्षण बात हुई वो ये है कि मैंने जिन पात्रों को लेकर लिखना शुरू करता था ना, तो एक अवस्था ऐसी आती थी लिखते लिखते कि वो पात्र बागी हो जाते थे। अच्छा जिस ढंग से मैंने सोचा हुआ था कि मैंने इसको इधर लेके जाना है, तो वो जैसे बगावत कर जाते कि नहीं, हम अपनी मर्जी से जाएंगे। तो शुरू में तो पात्र मेरी कंट्रोल में या मेरे नियंत्रण में रहते थे, बाद में कई बार मैं उनके नियंत्रण में हो जाता था। वो मेरी उंगली पकड़कर चलने लगते थे, मतलब मुझे रास्ता दिखाने लगते थे। तो उससे ये हुआ कि जो उपन्यास में जिसको हम कहेंगे कि मौलिकता और मतलब कि बनावटीपन कहीं नहीं आया, क्योंकि पात्र अपनी स्वाभाविक गति से चल रहे हैं। शायद मैं उनको अपनी मर्जी से ले जाकर उनको अस्वाभाविक बना रहा था, तो वो स्वाभाविक
तौर पर आए। और ये किसी, हालांकि जो उपन्यास या कहानी में ये फिक्शन है, फिक्शन गल्प है, इसमें झूठ होता है, लेकिन झूठ को हमने कल्पना होती है, कल्पना को सच करके बताना होता है, और पढ़ने वाले को ऐसे लगे कि हाँ सच में ऐसा हुआ ही होगा, उस ये यकीन दिलवाना होता है पाठक को। तो वो जो पात्र जब ऐसे यानी वो अपनी मूल संवेदना के साथ चल रहे हैं, और वो उधर को गए और उससे पाठकों को कथा रस तो मिला ही मिला, तो उनकी मूल संवेदना से भी वो जुड़े, और मेरे को भी एक आत्मसंतुष्टि हुई। मचान में रोशनी पात्र ऐसा ही है। अब हम साधु आश्रम में पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा स्थापित बहुत ही ऐतिहासिक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। और सर, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आज आप अब तक के साहित्य सफ़र में किसी विशेष उपलब्धि का, किसी विशेष अविस्मरणीय पल का, किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात के पल जो आपकी स्मृतियों में हों, आप दर्शकों को बताएं। पलक जी, इस 35-40 वर्ष के साहित्यिक सफ़र में बहुत सारे ऐसे मुकाम आए, बहुत सारे ऐसे पल आए हैं जो अविस्मरणीय हैं जी। और उन पलों ने मुझे बार बार उत्साहित किया है लिखने के लिए, लगातार साहित्य से जुड़े रहने के लिए। तो बात लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत सारी पलों की बात करूँगा, लेकिन जो सबसे अविस्मरणीय जिसे मैं कहूँगा वो ये है कि इस साहित्य ने मुझे हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की सबसे अजीम शख्सियत हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से उनसे मुलाकात करने और उनके हाथों सम्मानित होने का सुअवसर प्रदान किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जी। और 26 जनवरी 2007 जी, ये दिन मुझे कभी नहीं भूलता कि उस गणतंत्र दिवस के दोपहर के बाद राष्ट्रपति भवन में, जबकि विश्व की भर की जो है वहाँ नामचीन हस्तियाँ पहुँची हुई थी, उनके बीच उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई और उनके साथ चाय पान भी हुआ वहाँ पर। और जो मेरे मन में एक बहुत चिरकालिक इच्छा थी कि मैं ऐसी शख्सियत के चरण स्पर्श कर सकूँ, उनकी जो धूल है चरणों की उसको मैं अपने मस्तक पर लगा सकूँ, वो मुझे सुअवसर मिला। और एक बात जो मैंने उनसे सीखी और उसको मैंने अपने अध्यापकीय जीवन में अमल में लाने की कोशिश की, उसमें मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। वो ये थी, उन्होंने एक बात कही थी कि आप साहित्यकार हैं, क्रिएटिव हैं, आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों को अगर आपकी क्रिएटिविटी का कोई फ़ायदा ही नहीं है तो आपके जो एक आम अध्यापकों से आप में एक अलग गुण है तो उसका कोई, हम समझते हैं, उपयोग नहीं हो पा रहा है जी। तो आप ऐसा करें कि जब आप, जैसे उन्होंने पूछा कि आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं, मैंने कहा मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप केमिस्ट्री को कुदरत से जोड़ के, अपने अनुभवों से जोड़ के बच्चों को पढ़ाइए। जितनी भी उदाहरणें आप देनी हैं किताबों की उदाहरणों के अलावा आप कुदरत में से दीजिए, अपने निजी जीवन में से दीजिए, उनके जीवन को नेचर से जोड़िए। और बच्चे, फिर उन्होंने अपनी उदाहरणें दी थी किस तरह से उनके प्राइमरी के अध्यापक उन्हें समुद्र के किनारे ले गए और पंछी जब वो उड़ान भरते थे तो उनकी, वो कहते देखो उनका शरीर को देखो, ये उड़ने से पहले अपनी बॉडी को कैसे स्पिंडल करते हैं, किस तरह से परों को, किस तरह पंजों को नीचे जोर लगाते हैं जी। तो कि ये चीज़ करके देखने के बाद मेरे मन में पायलट बनने की इच्छा पैदा हुई। वो अपनी बात करो जी, पायलट तो नहीं बन पाए, मिसाइल मैन बन गए। तो ये एग्जाम्पल, उदाहरण देकर उन्होंने हमें कहा कि आप इस तरह से बच्चों को नेचर से जोड़िए, अपने विषय को नेचर से जोड़िए, अपनी क्रिएशंस को बच्चों से जोड़िए, उनको बताइए आपने ये लिखा है, उसमें आपके पात्र में उनके वैज्ञानिक सोच वाले पात्र आपके हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राष्ट्रपति तो बहुत आए हैं, बहुत आएंगे, लेकिन उनके हाथों सम्मानित होना, उनसे बात कर पाना, उनके पास पौना घंटा बैठना, ये मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय है। अब चलते चलते मैं साहित्य के क्षेत्र में जो नए लिखने वाले आ रहे हैं, भावी पीढ़ी बहुत ही जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाह रही है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि लिखने से पहले खूब पढ़ें। हाँ जी, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जिस
विधा को वो पसंद करते हैं, जिसमें वो लिखना आसान समझते हैं। जी तो वो खासकर उस विधा के जो क्लासिकल साहित्य है, भारत के, पंजाब के, भारत के या विश्व के जो भी लेखक हैं उस विधा के, उनको ज़रूर पढ़ें। जी और जो ये मैं एक इसको बड़ा पॉजिटिवली बताना चाहूँगा, या उनको तो पता ही है कि हमें कुछ पुस्तकें पढ़नी होती हैं। हम लाइब्रेरियों में आते हैं, जिस लाइब्रेरी में हम बैठे हैं, जी काफ़ी समय लगाकर किताब ढूंढते हैं, जी तब जी मिल पाती है। लेकिन हमारे इंटरनेट पर तो खजाना है। दुनिया की कोई भी पुस्तक, किसी भी भाषा की पुस्तक किंडल पर आसानी से मिल जाती है, नेट पर मिल जाती है। तो उनके लिए तो बड़ा आसान है ये, हाँ जी किसी भी किताब को ढूंढना, किसी भी जी कवि को ढूंढना, किसी भी जी कहानीकार को, नावलिस्ट को ढूंढना, जी जी और किताबें मंगवाना। मान लो कि कोई पुस्तक है, अगर वो आप पढ़ना चाहते हैं, यहाँ लाइब्रेरी में नहीं उपलब्ध है, तो मैं फ़ौरन सोच इसमें इंटरनेट में देखता हूँ हाँ कि ये किस प्रकाशन से, अमेज़ॉन से मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। मैं उनको आदेश देता हूँ, किताब 3-4 दिन में मेरे घर पहुँच जाती है। हाँ जी तो नई पीढ़ी को इस जो ये एक, मैं कहूँगा, जादू उनके हाथ में एक यंत्र आया है, इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आपसे बातचीत के दौरान बहुत नए अनुभव हुए, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मेरे लिए अविस्मरणीय पल रहे हैं। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए जीवन के किसी मंच पर, किसी अवसर पर फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने जो सवाल जवाब किए हैं, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।